नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जहां हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर की। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो फ्लो होगा, जैसे मान लीजिए यही कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो इसके अंदर जो भी करंट का फ्लो होगा, तो फ्लो कब होगा? जब इसके अक्रॉस आप कोई बैटरी को जोड़ेंगे, और वो सेल बैटरी वो क्या करता है, वो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का जब क्रिएशन होता है तो फिर इसमें से करंट फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो होना मतलब कि चार्ज का फ्लो होना, ठीक है। और इसके अंदर जो चार्ज के कैरियर्स होंगे वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी के बारे में यहाँ पर है, देखिए जरा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी देयर आर सेवरल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि एटम जो होता है उसमें अंदर में एक न्यूक्लियस होता है और उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसी को आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं उसके अपने न्यूक्लियस के साथ। तो मतलब वो आसानी से फ्री हो सकते हैं, अगर रबिंग कर दें तो भी फ्री हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, हीट एनर्जी सप्लाई कर दिया जाए तो भी फ्री हो जाएगा, है ना। तो हम लोग वही लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी देयर आर सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स विच आर फीबली अट्रैक्टेड। फीबली मतलब बहुत वीकली अट्रैक्टेड, फीबली अट्रैक्टेड फ्रॉम देयर न्यूक्लियस, हेंस दे रिमेन फ्री। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक तरह से फ्री हो गए, फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर में वो फ्री हैं इधर उधर मूव करने के लिए, एंड नोन एज फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। उन्हीं को आप कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर या फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह चार्ज के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, ओके। अब नॉर्मल सी बात है कि इन मेटल जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 10 टू पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब का अगर आप उसमें वॉल्यूम लेंगे तो उसमें 10 की पावर 29 के लगभग में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इट इज़ ए वेरी वेरी लार्ज नंबर, आप समझ सकते हैं। हैंस दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स। कोई भी कंडक्टर जो होगा वो कितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखा गया एक छोटा सा, हम लोग कंडक्टिविटी के अगर ऑर्डर को देखें मेटालिक सब्सटेंस के, तो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर आपसे पूछा जाता है तो उसमें हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ओके। उसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है गोल्ड, और उसके बाद आता है एल्युमिनियम। तो आप देखते हैं कि जनरली चूंकि कॉपर और एल्युमिनियम इन्हीं दोनों के वायर आप जनरली देखते हो। सिल्वर और गोल्ड के वायर नॉर्मल यूज़ में नहीं होते, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उसके वायर बनाना पॉसिबल नहीं होते। तो कॉपर और एल्युमिनियम के आपको वायर मिल जाएंगे, क्योंकि कॉपर जो है वो भी अच्छा कंडक्टर है, और एल्युमिनियम जो है वो भी हल्का होता है, और कंडक्टिविटी में वो भी अच्छा कंडक्टर है। लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर पूछेगा तो सिल्वर, उसके बाद पूछा तो कॉपर, उसके बाद पूछा तो गोल्ड, उसके बाद पूछा तो एल्युमिनियम। ये ऑर्डर याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू इनसाइड द कंडक्टर। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर हम समझ गए कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे। देखिए, थर्मल एनर्जी की वजह से इसके पास जो एक थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लाखों मीटर पर सेकेंड है ना। तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड इतना ज़्यादा स्पीड है। तो इसके अंदर जो होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, आयन्स हैं। चूँकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब अपने एटम से बाहर निकले हैं तो वहाँ पे वो आयन को छोड़ दिए होंगे, कैटायंस। तो ये जब इस तरह से मूव करेंगे वहाँ पे बहुत सारे, तो क्या होगा? आपस में टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, तो उनका मोशन जो हो जाएगा जिगजैग मोशन हो जाएगा। तो जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ये कभी इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे करके ये इस तरह से वो रेंडमली मूव करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। यही हाल हर इलेक्ट्रॉन का होगा इसमें, जिसमें क्या होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर आप देखोगे तो जितना भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वन साइड से दूसरे साइड जा रहा है, उतना ही दूसरे साइड से पहले साइड आ जाता है। तो नेट फ्लो क्या हो जाता है? जीरो। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हुआ, सो आपका इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ।
सो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसा हुआ, जिगजैग, रैंडम, ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हो गया एग्जांपल आपका फ्री कंडक्टर विदाउट सेल। जब सेल का कनेक्शन नहीं किए हैं आप कंडक्टर में तो उस समय की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इस वक्त यहाँ पर क्या हो गया कि इसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक सेल को जोड़ दिया। सेल का काम क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देना है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेल जैसे ही आप अटैच करोगे, यहाँ हाई पोटेंशियल हो गया, इधर लो पोटेंशियल हो गया, हाई टू लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, तो फिर क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पाथ अभी भी जिगजैग रहेगा, टक्कर आप देख रहे हैं जैसे तैसे लग रही है इधर उधर, लेकिन अब रैंडम पाथ अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा और साथ में एक ड्रिफ्टेड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप किसी टाइम इंटरवल को अगर आप कंसिडर करते हो तो इलेक्ट्रॉन अगर अभी यहाँ पर था तो थोड़ी देर के बाद वो इधर आपको मिलेगा, इस साइड मिलेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार इस पर इस तरफ एक फोर्स लगाता रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट यही हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन हो गई, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। तो वो इस केस में इलेक्ट्रॉन को गेन हो जाती है, मतलब ओवरऑल नेट फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट आपको इस वक्त मिलने लगेगा और उसी की वजह से क्या होगा, नेट चार्ज का फ्लो बन जाएगा और नेट चार्ज का फ्लो आ गया मतलब कि करंट का फ्लो शुरू हो गया है ना। तो जैसे ही आपका ये सब सेल आपने लगाया तो इसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आएंगे, करंट इधर से उधर जाएगा, तो यहाँ पर एक ड्रिफ्टेड कंडीशन आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसीलिए हमने लिखा कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। ओके, और ये है कंडक्टर विथ सेल, विद द एप्लीकेशन ऑफ सेल। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये बहुत ही कम इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्पीड लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मिलीमीटर से भी छोटा कहिए तो उस रेंज में आपको इसकी स्पीड मिलती है। तो बहुत ही छोटा स्पीड होती है इसकी, लेकिन उतना ही काफ़ी होता है इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर और डिटेल में चर्चा करते हैं आगे, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हो, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी के बारे में। ओके, तो इन जनरल इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। याद रखिएगा, इसको हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, क्योंकि एक तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसके अंदर, और ओवरऑल हम लोग एक इन जनरल बात करते हैं। So it is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted towards the positive end। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेल को अटैच किया हुआ है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव, ये निगेटिव, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन निगेटिव, तो ये वाला प्लस हो गया, जो कि आप हाई पोटेंशियल भी कह सकते हैं यहाँ को। ठीक है, हाई पोटेंशियल, और इधर हो जाता है लो पोटेंशियल, जो निगेटिव साइन के साथ इस तरह से दिखाते हैं। तो कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, हाई पॉजिटिव एंड को आपने हाई पोटेंशियल बोला, ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आपने सेल यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसके कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से वहाँ अप्लाई हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्टेड होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, या हाई पोटेंशियल की तरफ या प्लस साइन की तरफ। तो इधर जो आते हैं वो एक अपनी ड्रिफ्ट स्पीड वीडी के साथ वो आते हैं, वही वीडी एवरेज कहेंगे उसको। तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, हाई पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E आ जाएगा, E इंटू कैपिटल E इस तरफ से लगेगा। तो इसकी वजह से इसमें एक एसिलेशन क्रिएट होगा, और एसिलेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास, सो E अपॉन m। ठीक है, और फिर हम लोग ये जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट हो गया, स्मॉल e कैपिटल E और स्मॉल m। तो स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटी हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखते हैं v बराबर u प्लस at, तो उस हिसाब से यही v जो आपका फाइनल बनता है उसी को आप vd बोल सकते हैं, और u 0 हो गया, और e बाय m इंटू t कह देते हैं टाउ, मतलब कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब दो कोलिजन के बीच लगने वाला समय
क्योंकि जो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो आपका कांस्टेंट तभी तक होगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर आयन से टकरा ना जाए, ठीक है, तब तक के लिए ही ये वैलिड होगा ये फार्मूला। सो वी डी इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ, इस तरह से वो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हो गया। सो वी डी का आपका एक फार्मूला ई बाय एम इंटू टाउ भी हो सकता है। कहीं कहीं पर आपको नीचे में 2 भी दिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि वो ये भी मान लेते हैं कि वी डी को इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करके लिख देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर एक 2 आ जाता है। इनिशियल इज 0 एंड फाइनल इज दिस वन, तो बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो खैर ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड किन पर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ पर, ये कह सकते हैं। अब देखिए टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हो गया, जिसको आप कह सकते हैं लेमडा अपॉन वी आर एम एस। लेमडा हो जाता है मीन फ्री पाथ, लेमडा मीन फ्री पाथ मतलब कि जो दो कोलिजन होगा ना, उस कोलिजन के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को आप कहेंगे मीन फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच का जो गैप होगा वो, तो वही मीन फ्री पाथ है लेमडा। और वी आर एम एस हो गया आपका आर एम एस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वही गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ आर एम एस स्पीड इसके साथ भी एसोसिएटेड होता है, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आर एम एस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। ओके, तो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखने का है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइज करेंगे, तो वी आर एम एस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसकी स्पीड भी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी इंक्रीज होगी। और अगर वी आर एम एस इंक्रीज हो गया तो ऑफकोर्स देखिए डिनोमिनेटर में है तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मीन फ्री पाथ उसको उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका टाउ डिक्रीज हो जाएगा, और टाउ अगर घट जाएगा तो फिर वीडी भी हम कह सकते हैं कि हाँ वो भी थोड़ा बहुत घट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपको पता है कि वीडी का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, सो बहुत कम वो पहले से ही होता है। चलिए, तो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे जो करंट और इस ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का है। तो रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वीडी एंड आई। इस वीडी और आई के बीच का रिलेशन क्या है, तो देखिए मान लीजिए कंडक्टर का जो लेंथ है वो एल है, और ए हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम क्या बनेगा, ए इंटू एल बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ विच इज वॉल्यूम। अब अगर इसमें हम ये कहें कि जो कंडक्टर है उसके हिसाब से इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो पर यूनिट वॉल्यूम वो एन हुआ, है ना, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग आएगा। तो अगर हम मान लें उसको स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर दैट इज एन, तो फिर टोटल चार्ज कितने बन गए। तो इस वॉल्यूम में अगर 1 यूनिट वॉल्यूम आप लेते हो तो एन है, वॉल्यूम कितना है ए एल, तो ए एल के हिसाब से क्या हो जाएगा एन इंटू ए इंटू एल। और अगर टोटल चार्ज देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर एन ए एल ई, ठीक है, एन ए एल ई, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज से इंटू मल्टीप्लाई कर देना है। तो एन ए एल हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सैंपल जो कि फ्री होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि उसी की वजह से करंट कंडक्ट करेगा, तो Q बराबर एन ए एल ई। ओके, अब देखो अगर T मान लिया जाए टाइम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन टू मूव द डिस्प्लेसमेंट L फ्रॉम वन इनटू अदर विथ ड्रिफ्ट स्पीड Vd, तो मान लो कि अगर हम T टाइम लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इस इंट से इस इंट तक आने में, मतलब कि L लेंथ को ट्रेवल करने में समय लेता है स्मॉल t, और उसकी जो स्पीड बनेगी वो एवरेज Vd रहेगी, तो आपका T बन जाएगा L अपॉन Vd। तो L अपॉन Vd, तो चार्ज आपको मिल गया, टाइम आपको मिल गया, तो करंट कैसे करते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज Q के लिए बिठा दीजिए एन ए एल ई, और टोटल टाइम के लिए बिठा दीजिए L अपॉन Vd। देख सकते हैं L आपका देखिए कैंसिल हो गया। सो कंडक्टर की लेंथ कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखिए कैंसिल हो गया। सो I क्या बन गया, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है, या Vd बराबर क्या बन गया I अपॉन एन ई ए। तो Vd हो गया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट, करंट उसमें जो फ्लो होता है वो डिवाइडेड बाय एन, एन क्या हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, और E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहीं पर थोड़ा और देखें I अपॉन ए को, तो आपको मालूम है I अपॉन ए को J लिखते थे, तो J अपॉन एन ई ऐसे भी लिख सकते हैं। J क्या हो गया, करंट डेंसिटी, जो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, तो करंट डेंसिटी J अपॉन एन ई या I अपॉन एन ई ए। इस तरह से आपके ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो गए, इसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं तो उसको आप बनाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मोबिलिटी की।
तो एक टर्म है यहाँ पर मोबिलिटी, म्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अक्रॉस जब आप सेल को लगाते हो तो फिर क्या होता है कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे आपको उस हिसाब से ड्रिफ्ट स्पीड बनती जाएगी। तो यही कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। तो मैथमेटिकली क्या हो गया कि वी अपॉन ई, मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज वी अपॉन ई, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो कितना वी बना उसी को आपको क्या करना है, म्यू कहना है। क्लियर है। अब आप पीछे के फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वी बराबर क्या लिखना है, आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए आपने लिख दिया, कैपिटल ई यहाँ पर रहेगा क्योंकि आई बराबर एन ई ए वी डी था, तो वी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए। क्लियर है। अभी और आगे बढ़ाइए आप। अब जैसे कि अगर आप आई को लिखना चाहते हैं, करंट को लिखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं भी बराबर क्या होता है, आई आर, पहले से जानते हैं ओम्स लॉ, भी इक्वल टू आई आर। आगे और डिटेल में बात भी करेंगे आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन आर, तो भी अपॉन आर को आपने लिखा, फिर एन ई ए और फिर ये कैपिटल ई। अब भी को देखिए क्या लिखना है, भी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल बराबर क्या होगा, ई इंटू एल, चूंकि ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई एल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वी बाई एल, सो वी इक्वल टू ई इंटू एल। वी इक्वल टू ई इंटू एल आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपका ये जो है आर एन ई ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एल अपॉन आर एन ई ए हो जाएगा, तो ये है एल अपॉन आर एन ई ए, है ना। फिर आप देखो यहाँ पे आर को जो रेसिस्टेंस है तो उसको आप लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। ये सब की चर्चा आगे भी होगी, फिलहाल आप देखते जाएं। रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए जैसे आप लिखते हैं तो एल कैंसिल आउट हो जाता है, ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो म्यू कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी रो, वन अपॉन रो एन ई, और वन बाय रो को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा बाई एन ई, ठीक है। आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये सिग्मा कुछ और नहीं बल्कि एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इस रूप में दिखाया जाता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ पे, मतलब टेम्परेचर पे। तो सिग्मा बाय एन ई भी लिखा जा सकता है, और साथ ही अगर आप इसको डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर इधर से उठा लो ई बाय एम इंटू टाउ, तो उसके हिसाब से आपका ये भी चला आएगा, ई बाय टाउ इंटू एम, वी डी की जगह पे रखिए, नीचे में था ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बाय एम इंटू टाउ, तो म्यू इक्वल टू ई बाय एम इंटू टाउ और म्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन, ये दोनों रिलेशन अपने आप में करेक्ट है। तो मोबिलिटी आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कह सकते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला देखोगे तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, वीडी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है और उसके हिसाब से जब ऑपरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखिएगा, ओके। आइए जरा इस सवाल को देखें। फाइंड द करंट फ्लो, मतलब करंट फाइंड करना है थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है 0.2 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 4.5 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर का, वो सब भी सारे डेटा दिए हुए हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है जरा उसको कलेक्ट किया जाए। तो करंट हमसे फाइंड करने को कह रहा है, ठीक, दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वायर 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट का आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और गिवन दैट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू वो दिया हुआ है 4.5 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो है ही मालूम, 1.6 10⁻⁹ कूलम यूज करेंगे, और नंबर ऑफ डेंसिटी मतलब वो स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सारे डेटा दिए हुए हैं, अब यहाँ से हमको ये करंट तक पहुँचना है, ठीक। तो सबसे पहले मोबिलिटी की बात है, हाँ जी, तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। आप इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लीजिए, जो V बाई एल हो जाएगा, V बाई एल अप्लाइड पोटेंशियल बाय लेंथ, और अप्लाइड पोटेंशियल आपका 4 दिया हुआ है, 4 रख दिया, L हो गया 0.2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा के 0 गया तो 20 आ गया, 20 वोल्ट पर मीटर का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के अक्रॉस।
म्यू की वैल्यू आप देखिए वी डी बाई ई कहते थे आप, तो वी डी इक्वल टू ई म्यू इंटू ई हो गया। म्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूज़ कीजिए, और ई आपने यहाँ से निकाला हुआ है, उससे आपका ये वी डी मिल गया 9 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो करंट पूछा था सिंपल है एन ई ए वी डी, इसमें एन ई ए और बाकी आपने वी डी यहाँ से निकाल लिया है, तो वी डी को आप यहाँ पे पुट करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको आराम से आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ आप v और l की मदद से e निकाल लीजिए और म्यू की मदद से आप vd तक पहुंच जाइए। उस e और म्यू को यूज़ करते हुए आप vd तक पहुंच जाइए, और i के फॉर्मूले में आपको NEA दिया हुआ था, vd की कमी थी, vd आपने निकाल लिया, पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे कहता है कि एक एल्युमिनियम वायर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.24 सेंटीमीटर, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में टू ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर उसका है 0.16। आप देख सकते हैं कॉपर वायर का डायमीटर हमने थोड़ा छोटा लिया हुआ है यहाँ पे, और ये 0.24 सेंटीमीटर इसका एल्युमिनियम का सीरीज में कनेक्शन हो गया। द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पीयर। तो सीरीज की खासियत है कि जो भी करंट एल्युमिनियम वाले से जाएगा वही कॉपर वाले से भी जाएगा, तो करंट थ्रू आउट सेम रहने वाला है 10 एम्पीयर। अब कहता है पहले क्वेश्चन में कि करंट डेंसिटी इन द एल्युमिनियम वायर बताइए। इस एल्युमिनियम वायर में जे की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर, और कॉपर वायर में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो और कॉपर के लिए आपको ये दिया हुआ है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू ये हो गया फॉर कॉपर, ठीक है। कॉपर के लिए आपको एन की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो पहले के लिए तो देखिए बड़ा ही सिंपल होगा। करंट डेंसिटी चाहिए, जे चाहिए, तो जे के लिए हमको आई अपॉन ए चाहिए। आई आपका दिया हुआ है, ए चाहिए, तो ए आप निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल है। तो ये आपको किसके लिए चाहिए था, एल्युमिनियम के लिए, तो पाई हो जाएगा, और एल्युमिनियम का आर देखिए 0.24 बाई 2 करना है, सेंटीमीटर है तो मीटर करना है, और स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये सबको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। जे बराबर आई बाई ए हमने कर दिया, ए आपका सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जो भी है वहाँ से डायमीटर को हाफ कर लीजिए और उसको 10⁻⁻2 कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा, आर स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। सो जे आई बाई ए, आई का वैल्यू 10 था, 10 रखिए, बाई ए निकाल चुके हैं, रख दीजिए, सॉल्व हो गया। दूसरा वाला ड्रिफ्ट फार्मूला आई अपॉन एन ई है, आई आपको दिया हुआ है, आपने सीरीज में वही बात है कि दोनों से सेम करंट चलेगा। सो आई अपॉन एन ई, एन भी आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मालूम है, और ए की वैल्यू वही पाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर रखते हुए सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। तो इस तरह से सिंपल ही सवाल रहते हैं यहाँ पे, फार्मूला बेस्ड। देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर आता है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो स्मॉल एन है, हम लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसका कैलकुलेशन डेंसिटी के साथ, डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर कभी कभी आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, तो उससे आप कैसे करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, डी एन ए बाई एम इंटू वैलेंसी। डी हो गया डेंसिटी, एन ए हो गया एवोगाड्रोज नंबर, और एम हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जो भी आपको कंडक्टर का दिया हुआ रहेगा, जैसे कॉपर है तो 63.5 इस तरह से, और इनटू वैलेंसी कर देना है आपको। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर एक एटम है और उसमें एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई, लेकिन अगर कहीं कहीं मान लो 2 आ गया, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, हालांकि वो सब नहीं देगा यहाँ कंडक्टर में, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है कि अगर मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे एग्जाम्पल्स हो जाए तो वहाँ वैलेंसी 2 हो जाती है, तो वो इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आपका अगर सिल्वर है, आपका अगर कॉपर है, तो इन सब में 1 ही चलता है, ये चीज़ है। तो चलिए इस फॉर्मूले तक आते हैं कैसे करना है। तो ये देखिए कंडक्टर आपने बनाया जो एल लेंथ का है, ए या क्रॉस सेक्शन है, एम इसका आपका एटॉमिक मास है, और स्मॉल एम इसका हो गया मास ऑफ द कंडक्टर सैंपल जो भी आपने लिया हुआ है। डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम आप जानते हैं, तो एम बाय वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल आप लिख सकते हैं, तो डी इक्वल टू एम बाय ए एल, जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। तो वही हमने लिखा है, लेट देयर इज ए सैंपल ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ मास एम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल एंड एटॉमिक मास एम, ठीक है, ये चीज़ है। आपको अगर n निकालना है तो इफ n बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर n जो हो गया क्या है, यूनिट वॉल्यूम के लिए है, तो वॉल्यूम कितना है al, तो al वाले वॉल्यूम के लिए हो जाएगा n टाइम्स al, है ना, 1 यूनिट के लिए n,
तो एल के लिए एन टाइम्स एल, ओके, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट से चलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स अगर इस सैंपल में हमको निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो भी मास गिवन होगा, मास बाय उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और इनटू कर देना है आपको एवोगाड्रो नंबर से, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन सैंपल। मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ओके। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल, हो गया m बाय m, और इनटू Na कर दिए तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब अगर इसकी वैलेंसी, एटम की वैलेंसी अगर आपका 1 है तो इंटू 1 कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके बराबर हो जाएगा। अगर वैलेंसी 1 है तो एक एटम अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है तो फिर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर एक एटम 2 को प्रोवाइड करेगा तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इंटू 2 हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको एक ही रहता है, सो आप वैलेंसी 1 ही लेकर के चलो। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस केस में हो जाएंगे अगर वैलेंसी 1 है तो। सो आपका यही चीज़ बन जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू Na। अब नंबर 1 और नंबर 2 को आप देखिए, ये भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल है, ये भी नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल है, तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 NaL इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू Na। और अब इस स्मॉल m को हम लोग यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हैं, d इंटू एल, d इंटू एल। सो डी ए एल आप लिख सकते हैं, d इंटू एल लिख सकते हैं, डिवाइड बाय m और Na। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सो इधर भी आपका एल था, इधर भी एल है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर n बच जाएगा और इधर क्या बच गया, DNA बाई m। तो DNA बाई m, तो दिस इज वैलिड फॉर वैलेंसी 1। अगर वैलेंसी कुछ ज़्यादा रहेगी तो इंटू वैलेंसी कर देना है, निकल आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो कभी कभी किसी किसी सवाल में आपको डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर दे देता है तो आपको स्मॉल n का कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, DNA बाई m और इंटू वैलेंसी। वैलेंसी की चर्चा अगर क्वेश्चन नहीं किया है तो 1 ले सकते हैं, उससे आ जाएगा। तो जैसा कि सवाल में आप देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर और एटॉमिक वेट, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एवोगाड्रो नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दी रखी है। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा देखना था कि देखिए लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, एटॉमिक मास और डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसको ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी पर मीटर क्यूब अगर आप देखिए तो केजी को हो जाएगा 1000 ग्राम, और मीटर के नीचे में था तो 100 सेंटीमीटर उसका आपका क्यूब लगेगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3, ठीक है, ग्राम। तो ये -3 यहाँ पे जैसे इंटू आप करेंगे सो ये गायब हो जाएगा, तो ये इतना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको। अब आप n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, DNA बाय m का फॉर्मूला भी आपने देखा था, d आपका ये सीरीज सिस्टम में चला जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा, और 9.5 ग्राम पर cc, और एवोगाड्रो नंबर इसको यूज़ करना है M108, ठीक है। उससे आपका ये n निकल आएगा, और उसके बाद क्या है vd बराबर क्या करना है I/NEA। तो I की वैल्यू आपको दे रखी है, n आपने निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम, और a की वैल्यू भी आपको दे रखा है ना, ये भी रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि l और a का यूज़ आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको a और l यूज़ ही करना है तो आपको मेथड 2 में थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ऐसे कर सकते हैं कि a इंटू एल करके आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर आपको मास निकालने के लिए क्या करना है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जब आप ये करेंगे तो मास निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पे इसको लेके चले जाते हैं, जिसको फार्मूला नहीं पता है वो ये काम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जाएंगे तो जो भी आपने यहाँ पे मास निकाला डिवाइडेड बाय जो भी इसका ये वाला एटॉमिक वेट है उससे भाग दे देंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स, फिर आप चाहेंगे यहाँ पे तो स्मॉल m कैपिटल M और इंटू एवोगाड्रो नंबर उसको यूज़ करेंगे, तो फिर वही पैटर्न पकड़ लेगा आपका। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके निकल आएंगे, और उसके बाद चूँकि एक एटम सिल्वर की बात है तो एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, सो जो भी नंबर ऑफ एटम आएगा वही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे इन द सैंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सैंपल में कितना वॉल्यूम है वो निकल आएगा। फिर पर यूनिट वॉल्यूम आपको अगर चाहिए n, तो n आपका हो जाएगा M Na बाय m और डिवाइडेड बाय एल, ये इससे आपका स्मॉल n पकड़ा जाएगा, फिर आपका ये फॉर्मूला लगेगा और फिर सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी पड़ेगा,
उससे अच्छा है कि आपको फॉर्मूला मालूम है तो बिना एल और ए का यूज़ किए हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ए एल जो आएगा इस मास में था वो कैंसिल हो जाता है, तो बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर, तो यही सब है आपका बेसिक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड रेसिस्टेंस कैलकुलेशंस तो उनकी बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इसको आप कंप्लीट कर लें, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ करंट कहलाता है ये पार्ट। तो फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।